A semicircular wire of radius 5 सेंटीमीटर, ये आपका सेमी सर्कुलर वायर है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। डायरेक्शन बताया नहीं, क्लॉकवाइज या एंटी, कोई भी आप एक डायरेक्शन ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। आई कस्टो 5 एम्पियर। अ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 0.5 टेस्ला एग्जिस्ट एलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर। वायर जो रखा हुआ है इसके परपेंडिकुलर प्लेन, तो या तो डॉट होगा नहीं तो क्रॉस होगा, तो हम लोग डॉट ले लेते हैं। प्लेन ऑफ द वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। जब भी एक करंट का रिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं और करंट और फील्ड के बीच का एंगल 0 और 180 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे केसेस में फोर्स लगता है। और यहाँ तो करंट के लिए कोई भी एक छोटा एलिमेंट ले ले तो उसका डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन 90, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला रहेगा ILV साइन थीटा। थीटा कितना है 90, आई के बदले 5 एम्पियर, 5 लेंथ इज एल जो यहाँ यूज करते हैं वह वायर का टोटल लेंथ नहीं होता है, वह वायर के दोनों एंड के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ रेडियस का डबल हो जाएगा, मीन्स 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के लिए 10 का पावर -2, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 और फोर्स है तो ऐसा यूनिट न्यूटन, या 5 × 5 25 और 0.5 है तो 25 के बदले, और यह दोनों मिलकर के 10 का पावर -1, यह भी इसी को दे दीजिए, तो 0.25 न्यूटन का आपको फोर्स लगेगा। A wire carrying a current I is kept in the XY plane along the curve y equals to s sin 2 pi by lambda into x। यदि आप इसका XY प्लेन में ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा साइन का, तो ओरिजिन से शुरू होकर के एक बार ऊपर और एक बार नीचे एक टाइम पीरियड के लिए हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का यह डिस्टेंस कहलाता है एक वेवलेंथ लैम्डा। तो इस वायर में ही I अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, और वायर का एक एंड कहाँ पे है x=0 पे, और दूसरा एंड कहाँ पे है x=λ पे। तो वायर का शेप भले ही ऐसा हो, लेकिन टोटल लेंथ हम लोग ऐसा नहीं लेंगे, दोनों एंड के बीच का शॉर्टेस्ट, तो लेंथ कितना लैम्डा हो जाएगा कि नहीं। करंट कितना I हो गया, तो I हो गया L हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड बोला है Z डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, Z डायरेक्शन में, तो इसके हर एक लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फोर्स अगेन ILV साइन 90 डिग्री, I इज I, L इज लैम्डा, मैग्नेटिक फील्ड इज B, तो I लैम्डा B विल बी द फोर्स। एक सेमी सर्कल है, क्या है सेमी सर्कल। यदि इस कंडक्टर को देखें तो इसका करंट अपवर्ड, तो L भी अपवर्ड, B इसके लिए और इसके लिए दोनों का फिक्स है, लेकिन दोनों का L का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम होगा क्योंकि लेंथ सेम है, करंट सेम है, तो इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा वह केवल और केवल सेमी सर्कुलर पे, और सेमी सर्कुलर पर लगने वाला फोर्स हमेशा होता है IL के बदले 2R, कैपिटल R दिया है तो 2R, और मैग्नेटिक फील्ड B, और कोई भी आप लेंथ यदि यहाँ कट कर रहे हैं तो B उसके साथ 90 बना रहा है, तो साइन 91, तो यही हो जाएगा 2IRB, 2IRB अमाउंट का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हॉरिजेंटल वायर ऑफ मास 10 मिलीग्राम, एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल वायर है और इसका मास का वैल्यू दे दिया है 10 मिलीग्राम, 10 का पावर -3, तो मिलीग्राम ग्राम में, लेकिन मास का ऐसा यूनिट kg है, तो एक और 10 का पावर -3, तो यह बन जाएगा kg, मीन्स 10 का पावर -5 kg मास है कि नहीं। एंड लेंथ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना है 1 मीटर है। कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, कोई भी एक डायरेक्शन दे दीजिए, राइट या लेफ्ट, हम लोग राइट ले रहे हैं। I का वैल्यू 2 एम्पियर। What minimum magnetic field B should be applied in the region so that the magnetic force on the wire may balance its weight।
एम मास के ऑब्जेक्ट का वेट होता है mg, और मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर पे ILV साइन थीटा। तो आपका ILV साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस होना है किससे? mg से। तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो यह मैग्नेटिक फोर्स को अपवर्ड लगना होगा सेम मैग्नीट्यूड का, तब जाके बैलेंस हो पाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड को यदि सेम कर लिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई IL साइन थीटा। B को मिनिमम करने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम करेंगे, तो B मिनिमम के लिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो I इंटू एल, और साइन थीटा का मैक्सिमम 1 हो गया। m इज 10 टू द पावर -5, g बताया नहीं तो 10 ले लेते हैं, I के बदले 2 एम्पियर, एंड लेंथ इज 1 मीटर, 10/2 इज 5 इंटू 10 टू द पावर -5 ऐसा यूनिट टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड या तो इस वायर के परपेंडिकुलर आउट या परपेंडिकुलर इन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 1 है तो थीटा शुड भी 90 डिग्री। फिगर सो जा रॉड PQ of length 20 centimeter and mass 200 gram suspended through a fixed point O by 2 threads of length 20 centimeter each। PQ का खुद का लेंथ 20 सेंटीमीटर और यह भी 20, यह भी 20, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला, यही डॉट बी, एग्जिस्ट इन द विसिनिटी ऑफ द वायर PQ। PQ के बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 0.5 टेस्ला। एज सोन इन फिगर द वायर्स कनेक्टिंग PQ with the battery are loose and exert no force on PQ। ठीक है, यह जो वायर है और यह है जो PQ को किससे बैटरी से कनेक्ट कर रहा है वह क्या है? लूज है। और PQ पे यह दोनों वायर कोई टेंशन वगैरह का फोर्स एग्जर्ट, इसका मतलब PQ पे जो भी यदि करंट आ जाए, स्विच क्लोज करने पे सर्किट में करंट आए तो PQ को भी करंट मिलेगा। इधर तो थ्रेड है, रस्सी है, तो नॉन कंडक्टिंग है, उधर करंट नहीं जाएगा। P से Q होता हुआ फिर बैटरी के नेगेटिव में इन करेगा, रजिस्टर होता हुआ कि नहीं। तो PQ पे जो भी फोर्स लगना है वह केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड्स व्हेन द स्विच S इज ओपन। फर्स्ट केस जब यह S ओपन हो, तो यह दोनों वायर तो टेंशन नहीं लगा रहा है, लेकिन यह रस्सी लूज नहीं है, तो उसके कारण PQ पे कितना टेंशन होगा यह पूछ रहा है कि नहीं। जब स्विच ओपन है तो करंट नहीं रहेगा, तो केवल और केवल टेंशन का फोर्स रहेगा। आगे बोला अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड्स नाउ। अब दो फोर्स हो जाएगा, एक तो टेंशन का रिजल्टेंट और एक मैग्नेटिक फोर्स, और उस दोनों का नेट जो होगा, नहीं केवल टेंशन पूछ रहा है। केवल क्या पूछ रहा है? टेंशन। तो मान लीजिए यदि यह जो मैग्नेटिक फोर्स है वह टेंशन के डायरेक्शन में ही चला जाए तो उसके साथ ऐड हो जाएगा, अपोजिट जाए तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं। यदि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हो जाए, डायरेक्शन में अपोजिट, तो नेट टेंशन 0 हो जाएगा। देखना स्टार्ट कीजिए। तो पार्ट ए आपका हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ पर टेंशन इस पोर्शन पर इधर की तरफ, और इस पोर्शन पर इधर की तरफ। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी से अवे लेते हैं। और यह टोटल एंगल 60 है, इक्विलेटरल के कारण कितना है? 60 है। तो टेंशन का वर्टिकल के साथ एंगल 30, तो यह भी कितना है? 30। तो इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट T cos 30 और इस टेंशन का भी वर्टिकल कंपोनेंट T cos 30 दोनों वर्टिकली अपवर्ड है, तो नेट टेंशन जो हो जाएगा T नेट वह हो जाएगा T cos 30 और T cos 30 मिलकर के 2T cos 30। cos 30 इज √3 बाई टू कैंसिल, तो √3T। तो ऊपर तो आपका आ गया T नेट कितना? √3
टी और पी क्यू, वायर का मास दे रखा है कितना 200 ग्राम मीन्स 1/5 kg, 200/1000 इज 1/5 kg, तो डाउनवर्ड क्या लगेगा mg। तो यहाँ से आया आपका √3t कितना के इक्वल mg के, t आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई √3, m इज 1/5, g इज 10 डिवाइडेड बाई √3, टेंशन एक फोर्स है ऐसा यूनिट न्यूटन, तो 2/√3 न्यूटन, 2 डिवाइडेड बाई 1.732 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 1 या 1.2 जैसा कर लीजिए कितना 0 पॉइंट कैसे आएगा बाबा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। 1.15 न्यूटन का टेंशन आ गया पार्ट ए में। बी पार्ट में बोला कि अब 2 एम्पियर का करंट डाल दी है, 2 एम्पियर का करंट, तो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वह किधर होगा पहले वह चेक कर लीजिए। तो वह होगा करंट तो इधर जाएगा पॉजिटिव से निकल कर गया, मतलब आई कैप, तो एल भी आई कैप हो गया, और एल क्रॉस बी, बी किधर है के कैप, आई क्रॉस के इज -j, मतलब नीचे की तरफ। तो अब नीचे की तरफ ऊपर की तरफ √3t टेंशन रहेगा ही, नीचे mg के साथ एक और क्या ऐड हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होगा ILB और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो अगला इक्वेशन आपका √3t = mg + ILB। बी पार्ट का इक्वेशन क्या आ जाएगा √3t = mg + ILB। टी यहाँ से निकालिएगा तो यह हो जाएगा mg बाई √3 + ILB डिवाइडेड बाई √3, mg बाई √3 तो निकाल चुके हैं 1.15 लिए हो तो 5 ही ले लेते हैं, 13 दे रखा है, हम लोग 10 लेकर के कर रहे हैं। आई कितना 2, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, 20 × 10 का पावर -2, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला डिवाइडेड बाई √3, दिस विल बी 1.15, 2 × 2 4, और यह 0 इस पॉइंट से कैंसिल, तो 4 × 5 20/√3, 20/√3, या फिर इसको लिखते हैं 2/√3, क्या लिखते हैं 2/√3, और 20 का जो 0 है इसको दे देते 10 का पावर -1, यह 2/√3 ही ना आया है 1.15, 2/√3 ही क्या आया था 1.15, तो यह हो जाएगा 0.115, ऐड कर लीजिए तो अंतिम डिजिट 5 और यह 6 और यह 2, 1.265 न्यूटन जैसा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। when placed in a uniform magnetic field B और वेक्टर B, जब भी किसी करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और बी कैसा होना चाहिए यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं अपने पास एक स्क्वायर फ्रेम हो जाए या रेक्टेंगुलर फ्रेम, और इसमें करंट फ्लो करवा लें, और हर एक कंडक्टर का बी जो है वह यूनिफॉर्म होना चाहिए। मीन्स इस कंडक्टर के लिए बी का मैग्नीट्यूड बी डायरेक्शन आउटवर्ड, इस कंडक्टर के लिए भी मैग्नीट्यूड बी का बी ही डायरेक्शन आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड और इसके लिए भी आउटवर्ड। करंट का डायरेक्शन सबका अलग अलग, करंट का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन इसका यदि राइट है तो इसका करंट इसके लिए अपवर्ड तो इसके लिए डाउनवर्ड, लेकिन बी सबका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में इस पूरे लूप में कितना करंट कैरिंग कंडक्टर
4, 1, 2, 3 और 4, चारों पर नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा, चारों पर नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। यदि इसके लिए देखें L क्रॉस बी, तो I क्रॉस K इज माइनस जे, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन इसका L क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बदल जा रहा है, B तो वही है, तो इस पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस पर जो नीचे लग रहा था उतना ही फोर्स इस पर ऊपर। इस पे यदि देखा जाए तो माइनस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई होता है, तो माइनस जे क्रॉस के माइनस आई लेफ्ट की तरफ, तो इसका करंट तो इसके अपोजिट है, तो उतना ही फोर्स राइट की तरफ। इसका मतलब कोई भी एक करंट का रिंग क्लोज लूप हो, करंट का रिंग, और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा ही 0 होगा, चाहे वह ए स्क्वायर हो, रिक्टेंगुलर हो, या आर्बिट्रेरी शेप का हो, या फिर आर्बिट्रेरी शेप का हो। ठीक है क्या? एक करंट का रिंग क्लोज लूप पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा कब, जब उसको कहाँ प्लेस किया जाए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तब फिर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। आप कल के एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नेट फोर्स 0 नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, तो यदि यहाँ पर आप कोई छोटा लेंथ कट कर रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में dl, और मैग्नेटिक फील्ड राइट है, जबकि यही करंट यहाँ आएगा तो dl डाउन होगा और मैग्नेटिक फील्ड राइट ना होकर के लेफ्ट। और कोई भी वेक्टर यूनिफॉर्म या सेम तब तक रहता है जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। चूँकि बी नॉन यूनिफॉर्म था इसलिए 0 आया था। इसी क्वेश्चन में यदि करंट लूप ऐसा हो जाए, करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और बी आप ले लेते डॉट, या बी ले लेते कैसा, क्रॉस, तो पूरे के लिए डॉट या क्रॉस ही रहता आउटवर्ड और वैल्यू बी, या इनवर्ड और वैल्यू बी, तब जाकर के नेट फोर्स हमेशा 0 आता है। यदि इस पोर्शन पर फोर्स मान लेते हैं राइट की तरफ, तो ठीक अपोजिट वाला पर उतना ही फोर्स लेफ्ट। यहाँ पर यदि फोर्स डाउनवर्ड तो इसके लिए अपवर्ड, तो हर एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट से कैंसिल होकर के नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर नेट फोर्स हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म है तब 0 नहीं भी मिल सकता है। और एक कंडीशन कहानी हम लोग और जानते हैं कि कोई भी यदि रॉड वगैरह का एग्जांपल ले ले और इस पर 2 फोर्स एक्ट करें, एक फोर्स F1 ऊपर और दूसरा फोर्स F2 नीचे, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन तो अपोजिट दिख ही रहा है, तो नेट फोर्स 0 होगा। और इस कंडीशन में यह रॉड रोटेट नहीं करेगा। इस फोर्स को आप पीछे लाइए और इस फोर्स को भी पीछे, तो दोनों एक ही लाइन के ऊपर आता है। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो जब भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तो बॉडी रोटेट नहीं करता है। लेकिन इसी रॉड को अब ऐसा ही रखे और इस F1 फोर्स को इधर कर ले और F2 फोर्स को इधर कर ले, F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए। इधर मतलब यह पॉजिटिव एक्स है थीटा, तो यह निगेटिव एक्स है थीटा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम कर ले तो डायरेक्शन क्या दिख रहा है, अपोजिट, तो नेट फोर्स तो अभी भी 0 होगा। लेकिन इस बार यह रोटेट क्या करेगा, सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग। तो जब भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है तो बॉडी में रोटेशन का प्रॉपर्टी आ जाता है कि नहीं। देखना स्टार्ट करते हैं अभी। और जो फिजिकल क्वांटिटी रोटेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं कि नहीं। तो अपने पास एक करंट लूप है जिसका नाम आप PQRS ले सकते हैं। करंट I का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया है कि नहीं लिया है। और इस पूरे करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड भी जो कि डॉट नेचर का है, तो इस कंडक्टर के लिए भी डॉट, इसके लिए भी डॉट डॉट डॉट, सबके लिए डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड तो B है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यह प्लेस्ड है कौन, करंट का रिंग क्लोज लूप, करंट का रिंग क्लोज लूप कि नहीं। इस सेक्शन पर यदि आप फोर्स देखिएगा तो एक का दिखा देते हैं, I है माइनस निगेटिव एक्स, निगेटिव एक्स मतलब माइनस I कैप की तरफ, तो L का भी डायरेक्शन
माइनस आई कैप, और एल क्रॉस बी कीजिएगा तो बी किधर है, के कैप, तो माइनस आई क्रॉस के इज जे कैप, माइनस आई क्रॉस के इज जे कैप, तो जे कैप अपवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स लगा, और उतना ही लेंथ का यदि यह कंडक्टर है ए लेंथ तो इस पे सेम फोर्स लगेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट, चूंकि यह करंट जो इधर चल रहा था राइट से लेफ्ट की तरफ, इसके लिए करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो एल का डायरेक्शन तो चेंज हो गया, लेकिन बी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यदि दोनों ही अपोजिट हो जाता तो फिर ओवरऑल कोई चेंज नहीं आता। पहले फोर्स अपवर्ड लग रहा था तो अभी भी, लेकिन अभी केवल एल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो अब फोर्स किधर आएगा, डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड यदि फोर्स का देखिएगा तो आई, लेंथ यहाँ एल है तो यहाँ भी एल, और मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहाँ भी आई एल बी, तो F1 F3 को कैंसिल कर देगा। इसी तरीके से इस पे फोर्स यदि लगा F2 किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो इस पे लगेगा राइट की तरफ। अभी आपको यहाँ पर दिखाया गया था एंटी क्लॉक लेकर के कि नहीं। और अगेन F2 और F4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो यह फोर्स इसको कैंसिल किया, यह फोर्स इसको कैंसिल कर दिया, और यह पूरा करंट कैरिंग क्लोज लूप पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। और यदि हम लोग फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो F1 और F3 एक ही लाइन के ऊपर, और F2 और F4, तो इस कंडीशन में यह रोटेट नहीं करेगा, इस कंडीशन में यह रोटेट नहीं करेगा। अब ज़रा इसी चीज़ को हम लोग एक कॉपी के हेल्प से दिखाएं, तो यह लूप आपका ऐसा है, बीच का सेक्शन कट करके हटा ले तो यह एक फ्रेम बन जाएगा, रेक्टेंगुलर क्या बन जाएगा, फ्रेम, जिसका लेंथ एल है और विड्थ क्या है, बी है। लेंथ एल है और विड्थ क्या है, बी दे रखा है, तो यह बी है और यह एल है। इस कंडीशन में रखा हो तो एक फोर्स इसके परपेंडिकुलर F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, तो F तो आई मतलब एल और बी दोनों के, तो लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसा, इस पे परपेंडिकुलर नीचे, इस पे इधर मेरे हिसाब से राइट, और इधर मेरे हिसाब से लेफ्ट, नेट फोर्स जीरो। लेकिन जैसे ही इसको अब कुछ थीटा एंगल से रोटेट कर दे, थीटा एंगल से रोटेट करवा दे कि नहीं, तो यह फोर्स उधर जो लग रहा था लगेगा, और यह फोर्स इधर, इस दोनों फोर्स मतलब F2 और F फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अभी भी एक ही रहेगा कि अलग अलग। लेकिन यहाँ पर जो था F1 वह इस लेंथ पे परपेंडिकुलर, और यह यहाँ पे परपेंडिकुलर। यदि इस वाले को पीछे मिलाइएगा तो ऊपर की तरफ ऐसा आएगा, और इस वाले को ले जाइएगा तो दोनों अब एक ही लाइन के ऊपर की अलग अलग। इसका मतलब अब यह रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट कि नहीं, इस हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट पूरा लूप क्या करेगा, रोटेट करेगा, और उस रोटेशन के कारण टॉर्क होगा, या टॉर्क पहले जनरेट हुआ और वह टॉर्क ही उस पूरे लूप को क्या करवाया। तो वह सिचुएशन आपका बी फिगर में दिखाया है। यह लूप क्या किया, पीछे की तरफ थोड़ा टिल्ट कर दिया, ओरिजिनल लूप आपका बोल्ड लाइन से दिखाया हुआ है, और यही पीछे की तरफ धक्का दे दिया है तो डॉटेड से दिखाया है। ओरिजिनल लूप का नाम आपने बोला था PQRS, जो अभी भी मौजूद है, PQR और S, और जब यह पोर्शन पीछे चला गया तो P डैश Q डैश R डैश और S डैश ऐसे था इनिशियली, और यह पीछे चला गया, तो ऐसे था और पीछे चला गया, ऐसे हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल से क्या कर लिया, रोटेट कर दिया। यह F2 और F4 का लाइन ऑफ एक्शन अभी भी क्या है, सेम है, तो यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी करेगा, और इस दोनों फोर्स के कारण रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन F1 को नीचे लाइए तो यह अब जो PQ था वह तो यहाँ पे पहुँच गया Q डैश P डैश, लेकिन पीछे जाने से उसका लेंथ चेंज, विड्थ चेंज नहीं हुआ, और उस लेंथ पे परपेंडिकुलर F1 और इस लेंथ पे परपेंडिकुलर F3 को पीछे ले जाइए, और F1 को, इस दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या दिख रहा है, अलग अलग, तो अब रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, किस एक्सिस के अबाउट, तो UW नाम दिया है, तो UW एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम क्या करेगा, रोटेट करेगा। और यदि हम रोटेशन के लिए टॉर्क निकाले किस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट, या इस एक्सिस के अबाउट निकाले, तो टॉर्क जो होता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन वह चॉइस ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, मतलब ओरिजिन आप इस लाइन के ऊपर कहीं भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग ओरिजिन से इस फोर्स का टॉर्क देखें
तो यह फोर्स F1 एक्ट कहाँ पे कर रहा है? टी डैश पॉइंट पे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है यदि कोई फोर्स F ए पॉइंट पे एक्ट करे और इस फोर्स का टॉर्क हम निकाले किसी O पॉइंट के अबाउट, तो पोजीशन वेक्टर लेते हैं ए पॉइंट का। इसके लिए O से ए को क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं और वेक्टर टॉ लिखते हैं वेक्टर OA क्रॉस वेक्टर F। टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाता है OA इंटू F इंटू साइन थीटा, या थीटा वेक्टर OA और वेक्टर F के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर फोर्स तो एक्ट किया टी डैश, जिसको आपने बोला था ए, कोई बगल का पॉइंट क्या होना चाहिए? O, जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। तो यहाँ पर O से ए को मिला है और यहाँ पर O से टी डैश को, तो वेक्टर ओ टी डैश क्रॉस वेक्टर F1 या मैग्नीट्यूड लेंगे तो यह ओ टी डैश इंटू F1 इंटू साइन, और थीटा रहेगा ओ टी डैश और F1 के बीच का एंगल। आपको दिख रहा होगा कि यह F1 तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो यह थीटा, तो यह भी थीटा। F1 को नीचे ले आइए तो ओ टी डैश का यहाँ पर क्या है? हेड, और F1 को नीचे लाने पर उसका भी हेड। हेड से हेड एंगल कितना आ गया? थीटा। वेक्टर का एंगल लेने के लिए या तो हेड से हेड लेते हैं, नहीं तो टेल से टेल। तो इस फोर्स का टॉर्क F1 का आप लिख सकते हो ओ टी डैश इंटू F1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा एंगल होगा इस ओ टी डैश और F1 का। F1 को नीचे लाएं और ओ टी डैश यहाँ दोनों के बीच का एंगल, या अल्टरनेट एंगल, या थीटा तो यहाँ भी नहीं होगा क्या? और यदि सीधा कंडीशन में यह ऊपर से नीचे तक का लेंथ b था, तो सेंटर से ऊपर तक का लेंथ b/2, और इसको यदि टिल्ट भी कर दे तो सेंटर से यहाँ तक का लेंथ b/2 ही रहेगा। इसका मतलब ओ टी डैश का मैग्नीट्यूड कितना? b/2 F1। F1 इस पी क्यू वायर पे लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, डेट विल बी I, करंट कितना? I, लेंथ इज L, मैग्नेटिक फील्ड इज B, और यहाँ साइन 90, L और B के बीच का एंगल 90। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना? ILB। चलिए, तो यदि हम लोग लिखे टॉर्क अबाउट पॉइंट O, टॉर्क अबाउट पॉइंट O किस फोर्स के कारण? ड्यू टू फोर्स F1, और यहाँ जो टॉर्क आया उसको टॉ1 बोल ले, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओ टी डैश का लेंथ। ओ टी डैश कितना? b/2 इंटू F1 अभी डालिए इंटू साइन थीटा b/2 इंटू F1 इज ILB साइन थीटा। सिमिलरली अब F3 का टॉर्क निकालेंगे इसी पॉइंट के अबाउट। टॉर्क अबाउट पॉइंट ड्यू टू फोर्स F3, इस टॉर्क को क्या बोल ले? टॉ2। तो यहाँ से V डैश का, ओ V डैश का लेंथ कितना? b/2 इंटू फोर्स कौन सा? F3 इंटू साइन थीटा b/2 इज b/2 मैग्नीट्यूड वाइज F1 और F3, यहाँ भी सेम और वहाँ भी सेम। फर्क यह है कि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, वहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो F3 फिर से कितना हो जाएगा? IL इंटू साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ओ टी डैश इधर की तरफ और F1 ऊपर की तरफ, कि नहीं? तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन आएगा। और यहाँ पर यह जो ओ टी डैश था उसके रिस्पेक्ट में ओ भी डैश का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो F1 के भी F3 क्या है? अपोजिट। तो दोनों ही वेक्टर अपना डायरेक्शन क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो ओवरऑल डायरेक्शन जो पहले यहाँ के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा था यहाँ भी वही आएगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज तब होता है क्रॉस प्रोडक्ट में जब दोनों में से कोई एक अपना
डायरेक्शन चेंज करे या अपोजिट कर ले, यदि दोनों ही कर ले, आई क्रॉस जे होता है के, अब माइनस आई पहले था, अब माइनस आई, और जे था तो अब माइनस जे, दोनों अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तो माइनस माइनस प्लस कीजिए और आई क्रॉस जे फिर से क्या होगा के। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यदि दोनों में से कोई एक वेक्टर अपना डायरेक्शन अपोजिट किया तो ओवरऑल डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन दोनों ही वेक्टर यदि अपोजिट हो गया तो जो पहले डायरेक्शन आ रहा था अभी भी, इसका मतलब यदि यह क्लॉकवाइज तो नीचे वाला भी, और यह एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे वाला भी, दोनों यदि सेम ही डायरेक्शन में है तो दोनों टॉर्क डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा b/2 ILB साइन थीटा। देयरफॉर नेट टॉर्क निकालिएगा तो यह हो जाएगा τ1 प्लस τ2। τ1 इज b/2 ILB साइन थीटा और τ2 फिर से इतना ही है b/2 ILB साइन थीटा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यह बाई वाला 2 हट जाएगा तो यह बचेगा ILB फिर कैपिटल B साइन थीटा। आई के बदले आई, लेंथ इंटू विड्थ, उस रेक्टेंगल के लिए L इंटू बी इज लेंथ इंटू विड्थ इज एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू साइन थीटा, सिंस L इंटू बी क्या होता है एरिया A ऑफ द लूप। इसको हम लोग लिखेंगे I, और ए बी साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिख लिए हैं तो यह टॉ अब मैग्नीट्यूड रहेगा कि वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर टॉ इक्वल्स टू करेंट इंटू एरिया वेक्टर, करेंट इंटू को हम लोग बोलते हैं वेक्टर म्यू, क्या बोल लेते हैं तो वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी, वेयर वेक्टर म्यू इक्वल्स टू आई वेक्टर ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैविंग SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट इज एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क निकालते थे और इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कहाँ करते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल पे नेट फोर्स 0 होता था। यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में यहाँ भी नेट फोर्स 0 और यहाँ भी नेट फोर्स 0, क्योंकि F1 और F3 मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, भले ही लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो कि नहीं, लेकिन उस केस में नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। यहाँ नेट फोर्स तो 0 है, नेट टॉर्क 0 नहीं है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क आपका आता था वेक्टर टॉ इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ वेक्टर B मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर P को बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि आता था Q वेक्टर D। यहाँ पर वेक्टर म्यू को बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि चार्ज के बदले करंट और डिस्टेंस के बदले एरिया वेक्टर आएगा। यहाँ से यह पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, कोई भी करंट कैरिंग आर्बिट्रेरी शेप का, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल स्क्वायर हो या सर्कल हो ट्रायंगल हो, कोई भी क्लोज लूप होना चाहिए, चाहे शेप कुछ भी हो, जिसके पास भी आई अमाउंट का करंट हो और ए अमाउंट का एरिया हो और कोई भी क्लोज शेप है तो एरिया होगा, वह अपने आप में क्या कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा। और उस मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो उस लूप का एरिया, उस लूप का करंट इंटू एरिया वेक्टर, उस लूप का करंट इंटू एरिया वेक्टर, कि नहीं समझ में आई बात क्या? यहां से पता चला
कि that is any current carrying closed loop behaves as a magnetic dipole whose dipole moment मतलब कौन सा डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैन बी गिवन एज वेक्टर म्यू इक्वल्स टू आई वेक्टर ए। अगेन लिख दे रहे हैं, एसआई यूनिट वहाँ बता ही दिए हैं, यहाँ से भी दिख रहा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक डाइपोल का यह डिफिनीशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल दो टाइप का, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप बोलते हो पॉजिटिव, इक्वल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। इसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन करें तो इक्वल पॉजिटिव और निगेटिव पोल का कॉम्बिनेशन सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, यह अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल। और यदि कोई भी करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप हो जाए, करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप हो जाए, वह सब भी अपने आप में क्या कहलाएगा? जिसके पास भी करंट हो और एरिया हो, वह सब भी अपने आप में क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल दो टाइप का, एक बार मैग्नेट को बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, और दूसरा कोई भी करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप को भी मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। इसके डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला एरिया के टर्म में, जबकि इसके डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला इसकी तरह डिस्टेंस के टर्म में आया करेगा, ठीक है क्या? और वह दोनों भी ध्यान रखना होगा। लेकिन खुशी की बात है कि यह वाला डाइपोल हो चाहे यह वाला डाइपोल, एसआई यूनिट सेम ही होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर। आगे जब हम लोग मैग्नेटिज्म का लास्ट सेक्शन देखेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तब यहाँ इस डाइपोल को डिफाइन किया जाएगा। अभी जिस डाइपोल को डिफाइन किए उसको आपको याद रखना होगा। और कोई भी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पर नेट फोर्स 0, तो कोई मैग्नेटिक डाइपोल यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहे तो उस पर भी नेट फोर्स 0। If a magnetic dipole current carry क्लोज लूप, मैग्नेटिक डाइपोल किसको बोलेंगे? करंट कैरिंग क्लोज लूप को क्या बोलेंगे? और किसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे? और बार मैग्नेट लिख ही देते हैं, वहाँ पर भी लिखवा देंगे। इफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो सकता है? करंट कैरिंग क्लोज लूप भी होगा और बार मैग्नेट भी होगा। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज 0। यदि बी यूनिफॉर्म है तो हमेशा 0 होगा, बी नॉन यूनिफॉर्म है तो 0 नहीं भी हो सकता है।